तो बच्चों आज हम लोगों को चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ना है। आज से हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ना है बच्चों। चैप्टर के नाम से स्पष्ट है कि हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, डेरिवेटिव का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। बच्चों हम लोग यहाँ पे डेरिवेटिव का एप्लीकेशन एप्लीकेशन पढ़ेंगे। डेरिवेटिव का एप्लीकेशन कैसे, मतलब अगर आपको dy बाई डी दिया गया है या कोई फंक्शन दिया गया है तो उसका dy बाई डी निकालना है। ये चीजें आपने पिछले चैप्टर में आप लोगों ने बच्चों सीख लिया है कि कैसे किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं। अब हम करेंगे क्या, उसकी एप्लीकेशन। डेरिवेटिव हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसके एप्लीकेशन किन किन फील्ड्स में है। एप्लीकेशन तो इनके बहुत सारे फील्ड्स में है। साइंस के फील्ड में, इंजीनियरिंग के फील्ड में, एस्ट्रोनॉट्स इसका यूज करते हैं। तो डेरिवेटिव बच्चों मेनली है क्या, टू फाइंड आउट द टेंजेंट ऑफ अ कर्व एट एनी पॉइंट। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, dy बाई डी या जिसको कि आप लोग बच्चों एफ डैश एक्स बोलते हो, इसका क्या मतलब होता है, टेंजेंट टेंजेंट ऑफ अ कर्व, टेंजेंट ऑफ अ कर्व एट एनी पॉइंट। मतलब जितने भी कर्व आप लोग बच्चों जानते हो तो उन कर्व का टेंजेंट किसी भी पॉइंट पर, अगर वो कर्व नॉर्मल स्ट्रेट लाइन है बच्चों तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आती। और स्ट्रेट लाइन के लिए हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी है, स्ट्रेट लाइन चैप्टर, तो वहां पे स्लोप निकालना, वहां पे टेंजेंट निकालना हम लोग सीखे हुए हैं। बट बच्चों जब किसी कर्व की बात करते हैं, अब कर्व तो स्ट्रेट होता नहीं है हमेशा, कि कर्व हमेशा स्ट्रेट हो। अब जैसे आपसे ये बोला जाए कि एक मान लो मैंने ये कर्व बनाया, सपोज करो ये एक कर्व है बच्चों। अब ये किस पोजीशन पे कैसा टर्न हो रहा है, हर एक पॉइंट पर एक्स की हर एक वैल्यू पर कर्व की पोजीशन अलग अलग है कि नहीं, क्यों बच्चों, एक्स की हर एक वैल्यू पर कर्व की पोजीशन अलग अलग है ना। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर अगर टेंजेंट हम बोल रहे हैं तो मतलब कर्व के किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करो, कर्व के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करके हम उसकी पोजीशन निकाल सकते हैं कि हाँ कर्व कहाँ से टर्न हो रहा है या कितने एंगल के साथ टर्न हो रहा है। कर्व की एग्जैक्ट पोजीशन बच्चों हम लोग टेंजेंट से ही फाइंड आउट करेंगे। और ये जो dy बाई डी लिखा हुआ है या डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ डैश एक्स लिखा हुआ है, ये बच्चों किसके इक्वल होता है, मैंने लास्ट ईयर आपको लिमिट एंड डेरिवेटिव जब चैप्टर था मैंने बताया हुआ था, इसी को हम लोग m बोलते हैं। m क्या है, स्लोप। आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन चैप्टर में स्लोप पढ़ा होगा। m क्या होता है, किसी लाइन का स्लोप होता है। m इज इक्वल टू आप लोगों ने बच्चों पढ़ा होगा टेन थीटा, या m इक्वल्स टू आप लोगों ने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट फॉर्म में y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ये क्या होता है, ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है। और टेंजेंट क्या है बच्चों, टेंजेंट क्या है, टेंजेंट एक लाइन ही तो है। कर्व के किसी पॉइंट पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उसका स्लोप निकालेंगे। तो जो dy बाई डी लिखा हुआ है, ये dy बाई डी बच्चों कुछ नहीं है, ये dy बाई डी क्या है, जो आपने प्रीवियसली पढ़ा हुआ है, स्लोप, स्लोप ऑफ द कर्व। वहां पे स्लोप आपने स्ट्रेट लाइन का पढ़ा हुआ था। यहाँ पे स्लोप हम किसी भी कर्व का पढ़ेंगे, वो केवल स्ट्रेट लाइन तक ही लिमिटेड नहीं रहेगा। इसीलिए हम लोग डेरिवेटिव पढ़ भी रहे हैं बच्चों। कर्व की हर एक पॉइंट पे पोजीशन पता करने के लिए हमको dy बाई डी यानी डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी। 11th क्लास में हम लोगों ने केवल स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ा था। 11th क्लास में हम लोगों ने केवल स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ा था। अच्छा बच्चों, ये अगर आपसे ये कहा जाए y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, ये एक लाइन का इक्वेशन है क्या, y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, ये एक लाइन का इक्वेशन है बच्चों, बोलिए। ये एक लाइन का इक्वेशन है। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि इस लाइन का स्लोप क्या है, तो कोई बताएगा स्लोप क्या है यहाँ पर। ये 11th क्लास का है बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा। कोई बताए यहाँ पे स्लोप क्या है। टू है, यस। यहाँ पे स्लोप क्या है, टू है। कैसे, वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पे स्लोप टू है, आया कैसे बच्चों, ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन लिखा हुआ है ये किस फॉर्म में है, इसको हम लोग बोलते हैं, अगर आप लोगों को याद हो ना याद हो तो आप लोग रिकॉल कर लेना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म।
क्या बोलते हैं इसको? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जो कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ था लास्ट ईयर, जिसका इक्वेशन जनरल फॉर्म में y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, आप लोगों ने ये पैटर्न पढ़ा होगा, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो बच्चों इसकी आप इससे कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी कि नहीं? तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि इस लाइन का स्लोप क्या है? 2 है। ठीक है? तो ये तो बच्चों हो गया स्ट्रेट लाइन का स्लोप, आपने y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करके निकाल लिया। अब बच्चों मैं कहूँ अगर इसका आप डेरिवेटिव करिए विद रिस्पेक्ट टू x, इस फंक्शन का ये जो y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 लिखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव करिए बच्चों तो क्या आएगा? dy बाई dx 2 ही तो आएगा। वेरी गुड। तो बस हम यही बताना चाहते हैं, हम यहाँ से यही समझाना चाहते हैं कि ये जो dy बाई dx है, इट इज नथिंग बट इट इज सिंपली द स्लोप ऑफ द टेंजेंट या स्लोप ऑफ द कर्व। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? बस फर्क सिर्फ इतना है बच्चों, जब हम लोग स्लोप निकालते हैं वहां पे स्ट्रेट लाइन का केवल पढ़ रहे थे, डेरिवेटिव क्यों आया? डेरिवेटिव की क्या जरूरत पड़ी? स्लोप तो निकालना हम वैसे भी जानते थे। बट बच्चों हर कर्व क्या स्ट्रेट लाइन होता है? नो। यानी स्ट्रेट लाइन से भी आगे तो हमने कर्व पढ़े हुए हैं ना, सर्किल पढ़ा है, पैराबोला पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ा है, बहुत सारे ऐसे कर्व होते हैं। तो ये जो dy बाई dx बच्चों लाया गया या डेरिवेटिव जो लाया गया, वो इसलिए लाया गया कि हम किसी भी फंक्शन का, कोई भी कर्व हो, किसी भी फंक्शन का हम पोजीशन या उसके कर्व का किसी पॉइंट पे टेंजेंट, टेंजेंट को बोलते हैं स्लोप, स्लोप ऑफ द टेंजेंट मतलब कोई कर्व किस पोजीशन पर कितना मुड़ रहा है। एक्चुअल में ये जो m होता है tan थीटा, थीटा क्या बताता है? एंगल। मतलब कोई कर्व किस पोजीशन पे, हाँ 11th में, यस, इस पे हमने डिस्कस किया था कि 11th में हमने इस बारे में डिस्कस किया था कि एक्चुअल में dy बाई dx होता क्या है। dy बाई dx हमें किसी कर्व की हर एक पोजीशन पर उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बताता है। कहने का मतलब बच्चों ये है कि जैसे ये कोई कर्व है, तो किस पॉइंट पे वो कितना उठा, किस पॉइंट पे वो डाउन हुआ, कर्व की एग्जैक्ट पोजीशन हर एक पॉइंट पर हमें टेंजेंट बता देता है। तो कुल मिला के dy बाई dx यहाँ पर, या डेरिवेटिव हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? किसी भी कर्व का, वो केवल स्ट्रेट लाइन ही नहीं, स्ट्रेट लाइन भी आता है, स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई भी कर्व हो मैथमेटिक्स में, तो किसी भी कर्व की टेंजेंट या कर्व की पोजीशन को पता करने के लिए हमें dy बाई dx की जरूरत पड़ेगी। कोई कर्व कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, मतलब कहाँ पे ऊपर की ओर जा रहा है, किस पॉइंट से वो नीचे की ओर आना चालू किया, कोई कर्व किस पॉइंट पे मैक्सिमम पोजीशन पे जा रहा है, कोई कर्व किस पॉइंट पे मिनिमम पोजीशन पे जा रहा है। तो यहाँ पर बच्चों इस चैप्टर में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोग जो स्टडी करेंगे, 3-4 टॉपिक्स बच्चों हम लोग स्टडी करेंगे। क्या क्या? सबसे पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ डेरिवेटिव जो रहता था वो हटा दिया गया है, तो हम लोगों को अब सबसे पहले बच्चों स्टडी करना है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बाद टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ अ कर्व, जो अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, वो आगे अभी हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में पढ़ेंगे भी, किसी भी कर्व का टेंजेंट या किसी भी कर्व का इक्वेशन कैसे निकाला जाता है, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे चलकर। और बच्चों एक और टॉपिक है यहाँ पर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग सेक्शन में हमेशा सीबीएसई उसको पूछती भी है, वो है बच्चों मैक्सिमा एंड मिनिमा। किसी कर्व का मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट करना, हमेशा लॉन्ग सेक्शन में इस टाइप के क्वेश्चंस आते भी हैं। तो मेन रूप से बच्चों हम लोगों को यहाँ पे 3 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, सेकेंड वन नॉर्मल एंड टेंजेंट, नॉर्मल एंड टेंजेंट ऑफ अ कर्व, एंड द थर्ड वन इज मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द कर्व। तो ये 3 टॉपिक्स बच्चों हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है, सबसे पहले हम लोग बच्चों क्या पढ़ेंगे? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में। क्या इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं, या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कर्व क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नाम से तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ये थोड़ा बहुत आपको शायद क्लियर हो रहा होगा। इंक्रीजिंग का मतलब यानी कर्व इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग का मतलब कर्व डिक्रीज कर रहा है। तो मैथमेटिकली कैसे हम पता करेंगे, या डेरिवेटिव की हेल्प से कैसे हमें पता चलेगा कि कोई फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है, उन सारी चीजों को अभी हम स्टडी करेंगे। यहाँ तक बच्चों किसी को कोई डाउट हो किसी प्रकार का तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो हम फिर स्टार्ट करें। आप लोगों को बच्चों पता होगा, क्या आप लोगों को ये पता होगा कि किसी भी फंक्शन को
हम लोग fx से डिनोट करते हैं। fx का मतलब क्या होता है? फंक्शन इन x, मतलब जो फंक्शन है वो x वेरिएबल का है, या fx को हम लोग जनरली y भी बोलते हैं, y सेम एज fx। तो बच्चों हम दो फंक्शन यहाँ पे कंसीडर करने जा रहे हैं और उनके ग्राफ को प्लॉट करेंगे। क्या? दो फंक्शन कंसीडर करने जा रहे हैं और उनके ग्राफ को प्लॉट करेंगे, और आप लोग बताइएगा कि हाँ कहाँ पे क्या दिक्कत है। तो पहला फंक्शन हम ले रहे हैं बच्चों fx इक्वल्स टू x प्लस टू। पहला फंक्शन ले रहे हैं fx इक्वल्स टू x प्लस टू, और दूसरा फंक्शन बच्चों हम ले रहे हैं fx इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस टू। ये दो फंक्शन हमने कंसीडर किया, एक x प्लस टू, एक माइनस एक्स प्लस टू। अब चलिए इन दोनों फंक्शन का बच्चों ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहले फंक्शन का जब आप ग्राफ बनाने की कोशिश करोगे या ग्राफ बनाओगे बच्चों, ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई। ये जनरली लिखा क्या हुआ? ये लिखा हुआ है y इक्वल्स टू एक्स प्लस टू। और बच्चों अभी अभी मैंने बताया कि ये क्या है? ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये कौन सा कर्व देगा? स्ट्रेट लाइन देगा। यहाँ पर अगर आपसे हम पूछे बच्चों स्लोप क्या है, कोई बताएगा यहाँ पे इस कर्व के लिए स्लोप क्या है? वेरी गुड, 1। यानी अगर मैं थीटा की वैल्यू पूछूं तो m की वैल्यू tan थीटा होती है, यानी 45 डिग्री। तो आप लोगों ने बच्चों ये पढ़ा होगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन का ग्राफ पढ़ा होगा। ये जो कर्व होगा y इक्वल्स टू एक्स प्लस टू या एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, ये बच्चों कुछ इस टाइप का कर्व होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। यहाँ से लेकर ये ओरिजिन है, ये कितना इंटरसेप्ट हो रहा है? 1 इंटरसेप्ट हो रहा है, नहीं 2 इंटरसेप्ट हो रहा है। और यहाँ पर ये एंगल कितना बन रहा है बच्चों? 45 डिग्री, एक्यूट एंगल 45 डिग्री बन रहा है। इस स्ट्रेट लाइन का इस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ यही होगा बच्चों। क्यों? इस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ यही होगा जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। अब देखिए इसमें होगा क्या, जैसे है क्या एक्चुअल में, अगर आप इसको थोड़ा सा और इसमें डीप जाने की कोशिश करें। अगर बच्चों आप x की वैल्यू बढ़ा रहे हो, जैसे x की वैल्यू 1 लोगे तो इस कर्व से y की वैल्यू क्या मिलेगी? 3 मिलेगी। अगर आप x की वैल्यू 2 ले लोगे तो y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? 4 मिलेगी। तो तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि जैसे जैसे हम x बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम x बढ़ाते जा रहे हैं, y क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे हम x को बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे y भी क्या हो रहा है? y का मतलब क्या है? हाइट। आप देखो ना, पहले इतनी हाइट थी, फिर इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई। अब आप जैसे जैसे और आगे जाओगे, ये हाइट और क्या होती जाएगी बच्चों? बढ़ती जाएगी कि नहीं? x एक्सिस से इसकी हाइट बढ़ती जाएगी। मतलब आप यहाँ पर ये देख रहे हो कि x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं और y की वैल्यू भी क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। कोई डाउट? अब थोड़ा सा इस ग्राफ को भी देखिए, तब फिर हम बताते हैं आगे। ये क्या है? y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस टू। यहाँ पर कोई बताएगा स्लोप क्या है? यस, यहाँ पे स्लोप क्या है? ये यहाँ पे स्लोप क्या है? -1 है। m की वैल्यू यहाँ पर क्या है? -1। और थीटा अगर मैं पूछूं, क्योंकि m की वैल्यू tan थीटा भी होती है, तो थीटा यहाँ पर क्या है कोई बताएगा? जैसे यहाँ पे 45 डिग्री था, यहाँ पे कितना डिग्री होगा? बताइए बच्चों। 135, tan 135 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। अब जरा यहाँ पे x की वैल्यू रखिए, अगर x की वैल्यू बच्चों 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, और अगर हम x की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? 0। और अगर x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? -1। यानी आप क्या देख रहे हो? आप ये देख रहे हो कि जैसे जैसे हम, यस, यानी ये जो ग्राफ बनेगा बच्चों, ये कुछ इस टाइप का बनेगा, इस टाइप का बनेगा। ये ग्राफ किसका है? y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस टू। यहाँ पे बच्चों आप x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हो, x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हो, y की वैल्यू क्या होती जा रही है? आप यहाँ से देख सकते हो, इस टेबुलर डेटा से आप देख सकते हो, x की वैल्यू बढ़ाने पर y की वैल्यू बच्चों क्या हो रही है? बढ़ रही है कि घट रही है? और डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे देखिए,
जो लाइन थी, ये जो कर्व की लाइन हमने बनाई हुई थी, y इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, ये थीटा 45 डिग्री था। और यहाँ पे अगर थीटा हम पूछे बच्चों तो ये थीटा कितना है? 135 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों? तो देखिए, अब इन दोनों से कुछ थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि जैसे-जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, यानी x की वैल्यू जैसे-जैसे आप बढ़ा रहे हैं, तो फंक्शन की वैल्यू यानी y की वैल्यू बढ़ रही है। तो इस कर्व को बच्चों क्या कहेंगे? यस, इस कर्व को क्या कहेंगे? इंक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि ये कर्व इंक्रीज कर रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो y की वैल्यू बढ़ रही है। बट ये कर्व क्या इंक्रीजिंग है? ये कर्व डिक्रीज हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिक्रीजिंग। तो ये हो गया इंक्रीजिंग, ये हो गया डिक्रीजिंग। यहां तक बच्चों किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा और आगे। अगर हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात करें तो चलो ठीक है। ये जो हमने कर्व लिया, ये केवल क्या लिया? स्ट्रेट लाइन लिया। क्या बच्चों जरूरी है हमेशा आपको कर्व स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा? क्योंकि हम यहाँ पर डेरिवे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, मतलब ब्रॉड स्टडी कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे हमको कोई भी कर्व मिल सकता है। वो तो मुझे समझाना था आपको कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, इसलिए हम बच्चों यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। अब अगर और आगे जाएं, मतलब और मॉडिफाई करें, अभी तो स्ट्रेट लाइन ले रहे थे ना, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। चलिए, यहाँ तक बच्चों किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब आगे चलते हैं। मतलब अब ऐसा कर्व लेने जा रहे हैं जो स्ट्रेट लाइन ना हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेने जा रहे हैं, y इक्वल्स टू साइन एक्स। क्या? अब एक और कर्व कंसीडर करते हैं, एफ एक्स या y इक्वल्स टू क्या? साइन एक्स। साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है? लास्ट ईयर हमने आप लोगों को बताया, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ बनवाया हुआ था, अगर आप लोगों को याद हो। उनकी डोमेन रेंज भी डिस्कस किए हुए थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो साइन एक्स का पहले हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। बच्चों साइन एक्स, ये मान लो ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है। इसको मान लो ये बच्चों पाई बाई 2 है, इसको मान लो ये 3 पाई बाई 2 है, और यहाँ पे मान लो ये 5 पाई बाई 2 है। बच्चों ये साइन एक्स का ग्राफ यही होता है। क्यों? बोलिए। हाँ, तो अब ये बताइए कि इस ग्राफ को देखकर क्या आप बता सकते हो कि ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? अब आप ऐसे देखोगे कि आगे अगर यहाँ पर एक्स एक्सिस पे आप आगे बच्चों बढ़ते जा रहे हो, तो कभी फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, कभी डिक्रीज कर रहा है, कभी फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, फिर कभी डिक्रीज कर रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ पर जो स्टडी करेंगे अभी चैप्टर में या एक्सरसाइज में, जब क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, तो हम लोगों से पूछा जाएगा इंटरवल में, मतलब किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। दूसरा टाइप ये भी हमसे पूछा जाएगा कि हमको उसका डोमेन दे देगा और बोलेगा बताओ इस पूरे सेट ऑफ रियल नंबर में या पर्टिकुलर इस इंटरवल में फंक्शन ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। बच्चों ये जो साइन एक्स फंक्शन है, अभी ना तो हम इसको इंक्रीजिंग कह सकते हैं, ना तो डिक्रीजिंग कह सकते हैं। क्लियर है? इस साइन एक्स फंक्शन को अभी ना हम इंक्रीजिंग कह सकते हैं, ना तो डिक्रीजिंग। ठीक है? अब बच्चों थोड़ा सा जरा और आगे चलते हैं। जरा इस पॉइंट को देखिएगा जो 90 पर है, मान लो ये है। अच्छा बच्चों, ये जीरो से लेके जैसे जैसे आप 90 की तरफ आगे बढ़ रहे हो, तो कर्व की पोजीशन, मतलब कर्व आपको देखने में क्या लग रहा है? बढ़ रहा है कि घट रहा है? इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? 0 से 90 पर क्या कर रहा है कर्व? वेरी गुड। 0 से 90 के बीच में आप देख रहे हो, 0 से 90 के बीच में देख रहे हो, तो आपको कर्व कैसा मिल रहा है? कुछ ऐसा मिल रहा है, मतलब कर्व इंक्रीज कर रहा है। अब बच्चों मैं आपसे पूछूं कि पाई बाई 2 से, हाँ हाँ, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, क्या? पाई बाई 2 से, ये पाई बाई 2 है, यानी यहाँ
यहां से लेकर 3 पाई बाई 2 तक। ये बताइए ये कर्व क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है कि नहीं? अब अगला इंटरवल मैं ले रहा हूं 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2। ये 3 पाई बाई 2 है और ये 5 पाई बाई 2 है। यहां से देखिए ये फंक्शन फिर क्या हुआ? तो मैंने अभी जितना कर्व आपको दिख रहा है, जितना मैंने बनाया हुआ है, इसको मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड किया। 0 से 90 के बीच में आपको कर्व इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा होगा। फिर 90 से 270 दैट इज 3 पाई बाई 2 के बीच में आपको कर्व कैसा दिख रहा होगा? डिक्रीज करता हुआ दिख रहा होगा। फिर 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 पर फिर कर्व आपको इंक्रीज करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। दिख रहा है कि नहीं बच्चों? तो अभी तो इसको हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कुछ कह ही नहीं सकते। अब जरा ध्यान से देखिएगा, 0 से पाई बाई 2 पर आइए। क्या? 0 से पाई बाई 2 पर। अगर इस इस सेक्शन में 0 से पाई बाई 2 पर कर्व के किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करो, कर्व के किसी भी पॉइंट पर, ध्यान देना किस इंटरवल पे? 0 से पाई बाई 2 पर। 0 से पाई बाई 2 पर कर्व के किसी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो बताइए वो टेंजेंट जो आएगा, यानी ये जो स्लोप आएगा थीटा या टेन थीटा, थीटा मानो, वो लेस देन 90 होगा या नहीं? मतलब थीटा एक्यूट होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि जो भी टेंजेंट आपको दिख रहे हैं वो एक्यूट, वो जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल फॉर्म कर रही होगी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो जितनी भी टेंजेंट्स आप 0 से पाई बाई 2 जो कर्व दिख रहा है आपको, यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर बच्चों अगर आप कर्व की टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ कैसा एंगल फॉर्म करेगी? एक्यूट एंगल, मतलब लेस देन 90। इसका मतलब क्या हुआ? और ये बताइए ये जो कर्व है जिसको कि हमने y बोला या fx बोला, अगर fx हमारा यहाँ पर sin x है बच्चों, fx हमारा क्या है? sin x है, तो f डैश x इसका स्लोप होगा या नहीं? dy बाई dx या f डैश x ही तो बोलते हैं। और f डैश x ऐसे केस में ग्रेटर देन 0 आएगा कि नहीं? इस 0 से पाई बाई 2 पर अगर आपसे कहा जाए f डैश x निकालो, हमेशा क्या आएगी? ग्रेटर देन 0 आएगी। क्यों 0 आए? क्योंकि f डैश x है क्या? f डैश x यानी कि dy बाई dx है, और dy बाई dx मतलब क्या? tan थीटा। अब ये बताइए अगर थीटा की वैल्यू 90 से कम है, अगर थीटा की वैल्यू 90 से कम है बच्चों, तो tan थीटा की वैल्यू क्या कभी भी लेस देन 0 हो सकती है? बताइए। एक बार फिर से समझ लीजिए यही कॉन्सेप्ट, बाकी तो आप समझ ही गए हो। अब मैं बस ये बताना चाहता हूं कि कब हम किस पोजीशन कैसे निकालेंगे कि हाँ कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो जैसे मैंने अभी एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ लिया बच्चों, और 0 से 90 के बीच में अभी हम केवल डिस्कस कर रहे हैं। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि 0 से 90 के बीच में अगर आप कर्व के किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, क्या ड्रॉ करोगे? टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो जो एंगल उसका फॉर्म होगा एक्स एक्सिस के साथ, वो कैसा होगा? एक्यूट होगा कि नहीं? क्यों बच्चों? यहां तक क्लियर है? ये जितनी भी टेंजेंट्स आप लोग ड्रॉ करोगे ये जितनी भी टेंजेंट्स आप लोग ड्रॉ करोगे, इनका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा वो एक्यूट होगा। ठीक है? अब देखिए टेंजेंट होता क्या है? किसी कर्व का किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है तो टेंजेंट का मतलब क्या है? dy बाई dx। टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? dy बाई dx यानी f डैश x। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जब फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो f डैश x क्या होगा? ग्रेटर देन 0। मतलब in interval 0 to pi by 2, in interval 0 to pi by 2, f dash x is greater than 0। है कि नहीं बच्चों? यहां पर बताइए। 0 से पाई बाई 2 के बीच में
फंक्शन के कर्व टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। क्यों? क्योंकि स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है बच्चों, tan थीटा। और हमें पता है यहाँ पे जो थीटा है वो लेस देन 90 है इस इंटरवल में। जितने भी टेंजेंट्स आप लोग ड्रॉ करोगे वहां पर स्लोप जो है वो लेस देन 90 है। तो इसका मतलब बच्चों ये है कि tan, अब आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम है तो थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। तो वहां पर tan थीटा हमेशा बच्चों क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा। तो वही हम यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि 0 से π/2 पर ये जो आपको कर्व दिख रहा है जो कि इंक्रीजिंग है, भी आपको दिख भी रहा है कि हाँ इंक्रीज कर रहा है। तो हम कॉन्सेप्ट यहाँ से क्या निकाल रहे हैं कि कर्व के किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसका जो स्लोप होगा वो हमेशा क्या होगा बच्चों, ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है। और बिल्कुल इसी के रिवर्स ऑर्डर में, अगर कर्व के टेंजेंट का स्लोप लेस देन 0 आता है, क्या, अगर कर्व के टेंजेंट का स्लोप लेस देन 0 आता है, जैसे आप यहां से π/2 से 3π/2 के बीच में, π/2 से 3π/2 के बीच में कोई भी पॉइंट पर, कर्व के किसी भी पॉइंट पर आप अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वहां पे जो थीटा फॉर्म होगा वो ग्रेटर देन 90 होगा। वो क्या होगा, ग्रेटर देन 90 होगा। और आपको पता है tan थीटा ग्रेटर देन 90, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आप अगर लेते हो तो tan, उस सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव या निगेटिव, निगेटिव, है ना। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जैसे, यानी मैं ये कहूं कि π/2 से 3π/2 पर f डैश x क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। तो इस इंटरवल पे बच्चों फंक्शन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो अगर मैं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में लिखूं जो कि आपको क्वेश्चन में अप्लाई करना है, तो क्या करोगे आप लोग, उसको देखिएगा। इफ f डैश x इज ग्रेटर देन 0, क्या, if f dash x is greater than 0 for all x belongs to, या x for all x belongs to, x कहाँ का मेंबर होना चाहिए, जैसे यहाँ पे हमने 0 से π/2 लिया। अगर f dash x ग्रेटर देन 0 है किसी इंटरवल पे, देन द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तब हम बच्चों फंक्शन को क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग कहेंगे। इसी तरह से अगर f डैश x, इफ f डैश x इज लेस देन 0, जैसे कि यहाँ पे x बिलोंग्स टू π/2 टू 3π/2 लिखा हुआ है मान लो, तो इस केस में फंक्शन हमारा क्या होगा बच्चों, डिक्रीजिंग। तो कहने का मतलब यहां से ये कॉन्सेप्ट निकला कि अगर f डैश x किसी इंटरवल पे, जिस इंटरवल पे आप चेक करना चाहते हो कि इस इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, तो अगर किसी इंटरवल पे f डैश x ग्रेटर देन 0 है, अगर किसी इंटरवल पे f डैश x ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो हम कहेंगे वहां पर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। और अगर किसी इंटरवल पे f डैश x लेस देन 0 है तो हम कहेंगे बच्चों वहां पर फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यहां तक कोई दिक्कत। और बच्चों इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको स्टार्टिंग में मिलेंगे। इसका एक टाइप और है जहां पे फंक्शन दे दिया जाएगा और हमसे इंटरवल पूछेगा कि बताइए किस इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, किस इंटरवल पे डिक्रीज। तो वो हम कल समझाएंगे। एक और चीज बच्चों यहाँ पे आती है, वो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। लेकिन उससे पहले बच्चों एक और चीज यहाँ पर हम आपको बता दें, जैसे आप ये फंक्शन साइन एक्स देख रहे हो, 0 से π/2 पर ये इंक्रीज कर रहा है, π/2 से 3π/2 पर डिक्रीज कर रहा है। और अगर मैं आपसे पूछूं या क्वेश्चन कोई भी आपसे पूछे, साइन एक्स 0 से पाई के बीच में इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, बताइए। 0 से पाई पर साइन एक्स इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, 0 से पाई पर, जल्दी बताइए। सर दोनों है। तो जब एक इंटरवल के बीच में दोनों आपको मिल जाए, ऐसी सिचुएशन मिल जाए कि हाँ कुछ पार्ट पे इंक्रीज कर रहा है कुछ पार्ट पे डिक्रीज कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ठीक है। अगर पूरे इंटरवल में फंक्शन
आपको ऐसा मिल जाए कि कुछ पोर्शन में इंक्रीज कर रहा है, कुछ पोर्शन में डिक्रीज, जैसे यहाँ पे 0 से 90 पे इंक्रीजिंग है, 90 से 180 पे डिक्रीज कर रहा है। तो ओवरऑल 0 से पाई पर क्या बोलेंगे, ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होने के लिए पूरे इंटरवल पे बच्चों इंक्रीज या डिक्रीज होना चाहिए। अब एक एक चीज और आ जाती है, वो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो बच्चों उसमें कुछ खास नहीं है, बस इक्वेलिटी लगा देना है आपको, और क्या क्या। अब जैसे स्ट्रिक्ट, मैं ग्राफ में देखो बस समझा दूंगा अभी फिलहाल। अगर देखो, यानी अगर आपको इंक्रीजिंग अगर आपको कहना है तो ऐसे भी कह सकते हो, इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। क्यों? पाई बाई 2 पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये 90 है, 90 पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, और एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो वहां पे जो स्लोप होगा बच्चों वो क्या होगा, 0 होगा कि नहीं? तो वहां पर यानी उस केस में एफ डैश एक्स क्या आ गया, 0 आ गया। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0 है तो फंक्शन इंक्रीजिंग, और एफ डैश एक्स अगर लेस और इक्वल टू 0 है तो फंक्शन डिक्रीजिंग। ठीक है बच्चों, अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0 है तो फंक्शन इंक्रीजिंग कहलाएगा उस पर्टिकुलर इंटरवल पे। जैसे यहाँ पे, और ये ओपन अभी लिए थे इंटरवल अगर आपको याद हो, अब इक्वेलिटी ले रहे हैं तो इंटरवल कैसा लेंगे, क्लोज्ड ले रहे हैं इस बार। क्यों? क्योंकि हम एंड पॉइंट्स को भी इस बार कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये होता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब आपके एनसीईआरटी में कुछ ग्राफ्स दिए हुए हैं इंक्रीजिंग के, डिक्रीजिंग के, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के, उसको आप लोग देखिएगा। तो अभी हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में पढ़ रहे थे, फिर उसके बाद हम एक वर्ड यूज किए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होता है। तो आपके ग्राफ ये एनसीईआरटी में भी बने हुए हैं, तो ग्राफ से आप लोग समझने की कोशिश करिए। ये जो आप ग्राफ देख रहे हो फर्स्ट वाला, इसमें अगर मैं कहूं कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 है बच्चों, मतलब यहाँ पर अगर मान लो ए है, यहाँ पर बी है, और ये जो एक्स बिलोंग कर रहा है वो ए बी पर बिलोंग कर रहा है। क्या? एक्स बिलोंग्स टू ए बी, ओपन ए बी। कहने का मतलब ये है कि ए से बी के बीच में ये आपका जो फंक्शन यहाँ पे, ये जो आप ग्राफ देख रहे हो, ये कैसा है, इस इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है बताइए? ये ग्राफ कैसे, इंक्रीजिंग है? अच्छा, इंक्रीजिंग है। और यहाँ पर अगर मैं कहूँ ये जो फंक्शन, ये ग्राफ जो आप देख रहे हो, ये ग्राफ कैसा है? ये जो आप ग्राफ देख रहे हो, आप कहोगे ये भी इंक्रीजिंग है, सही बात है, बिल्कुल इंक्रीजिंग है ही, बट दोनों में कुछ अंतर है बच्चों। हाँ, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। क्यों? बोल तो दिया आपने सर, नीचे वाला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, क्यों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है? यस, एकदम सही बोला आपने। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगी, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगी तो इक्वेलिटी भी हमने लगाई हुई है। मतलब यहाँ पे जो होगा वो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 भी हो सकता है। तो जो इतना पोजीशन आप देख रहे हो, ग्राफ ग्राफ का ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये एक्स एक्सिस के बच्चों पैरेलल है। ये पोर्शन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और यहाँ पे अगर आपसे हम स्लोप पूछे, ये एक्चुअल में एक लाइन ही तो है, इतना आप अगर लाइन सेगमेंट ही तो है, तो यहाँ पर स्लोप अगर आपसे बोला जाए निकालो, तो यहाँ पर बच्चों स्लोप 0 आएगा कि नहीं? तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हो, यहाँ पे एफ डैश एक्स या तो ग्रेटर देन 0 है या तो इक्वल टू 0 है। ये बीच में इतना पोर्शन आ गया जहां पर स्लोप जो है इक्वल्स टू 0 है, तो मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0, इसलिए हम इसको कह रहे हैं इंक्रीजिंग। बट यहाँ पर क्या किसी भी पॉइंट पर ये कर्व है, और कोई भी पॉइंट आप ले लो, क्या किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो क्या वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी? आप बता दो कहीं पर अगर कोई पॉइंट ऐसा हो कि मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं और एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए। तो यहां पर बच्चों जो एफ डैश एक्स होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू 0 यहां पर नहीं आएगा। तो ऐसे फंक्शन को या ऐसे फंक्शन को के ग्राफ को हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में डिफरेंस समझ में आया? अब इसी तरह से डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को देखिए।
इसी का उल्टा मेरे ख्याल से अब समझ में आ जाएगा। क्या? डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यहां पर एफ डैश एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 है, और यहां पर एफ डैश एक्स लेस देन 0 है कि नहीं? इसको हम बोल रहे हैं कि ये डिक्रीजिंग है, और ये ग्राफ बच्चों कैसा है? ग्राफ से समझ में आ रहा है ना दोनों ग्राफ में डिफरेंस? यहाँ पे एफ डैश एक्स लेस, क्यों एफ डैश एक्स लेस देन 0 का मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो, वाई की यानी कर्व के स्लोप की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज होती जा रही है। अगर आप किसी भी पॉइंट आप देखो ना, कर्व जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो कर्व वाई के निगेटिव डायरेक्शन की ओर ही तो जा रहा है, तो ये डिक्रीज तो कर ही रहा है। और बीच में ये पोर्शन भी मिल गया जहां पर कर्व जो है, या इस पॉइंट पर अगर हम इस इतने पोर्शन पे कहीं पे भी स्लोप निकालेंगे तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो स्लोप 0 आएगा कि नहीं? तो बच्चों ये हो गया डिक्रीजिंग और ये हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कोई डाउट किसी को? क्यों बच्चों? और अगर इस टाइप का कोई ग्राफ मिल जाए, जैसे अभी हमने साइन एक्स टाइप में बनाया था, और इंटरवल ना पता हो, तो आप ऐसे बताओ यहां से लेकर यहां तक में फंक्शन को क्या कहोगे? इंक्रीजिंग कहोगे कि डिक्रीजिंग कहोगे? यस। हाँ, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो बच्चों अब आपको क्वेश्चंस कैसे करने हैं, ये तो आपने कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से समझ लिया होगा अच्छे से। इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब आपको बच्चों एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाने 6.2 के, और उसमें दो टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। आपसे पहले बोला जाएगा कि फंक्शन चेक करो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो अगर किसी फंक्शन को चेक करना है कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, तो क्या करोगे? एफ डैश एक्स निकालोगे, देखोगे कि अगर वो ग्रेटर और इक्वल टू आ रहा है तो आप क्या कहोगे? द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। क्या बोलोगे? फंक्शन इज इंक्रीजिंग। और अगर एफ डैश एक्स केवल ग्रेटर देन 0 ही आ रहा है, वो इक्वल टू 0 नहीं आने की पॉसिबिलिटी है, तो इसका मतलब क्या है? फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 है, अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 है, तो लेस देन और इक्वल टू 0 है, तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग। और अगर एफ डैश एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है, मतलब इक्वलिटी नहीं है, तो फंक्शन क्या होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ठीक है बच्चों? और ये जितने भी एक्स हैं, ये इंटरवल ए बी पे बिलोंग करेंगे। ओपन इंटरवल ए बी, वहां पे डिस्कशन होगा कि इस इंटरवल पे आप चेक करिए फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। या तो पूरा सेट ऑफ रियल नंबर दे देगा, पूरा डोमेन, इसको हम एक्स क्या कह सकते हैं, ये जो एक्स है वो फंक्शन की डोमेन है, या फंक्शन जिस इंटरवल पे आपको चेक करना है वो क्वेश्चन में दिया है। बच्चों दो टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। एक फंक्शन दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि चेक करो कि फंक्शन इस डोमेन में या इस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। और दूसरा ये कि फंक्शन दे दिया जाएगा और आपसे बोलेगा कि किस इंटरवल पे ये इंक्रीज कर रहा है, किस इंटरवल पे ये डिक्रीज कर रहा है। एक क्वेश्चन लेते हैं 6.2 का। जैसे पहला ही क्वेश्चन है, लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस 17। 6.2 का बच्चों पहला ही क्वेश्चन है, क्या? एफ एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस 17। तो सबसे पहले अब बोला जा रहा है कि आप बताओ सो दैट द फंक्शन गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। आपको ये चेक करना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है आर पे, रियल नंबर पे। डोमेन क्या है? रियल नंबर पे। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे? एफ डैश एक्स निकालेंगे जो कि 3 आएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट? अब देखिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि ये जो एक्स है उसके लिए हमें कंडीशन क्या दी हुई है? एक्स कहाँ का मेंबर है? सेट ऑफ रियल नंबर का। तो कोई भी रियल नंबर आप यहां पर रखोगे, एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगा कि नहीं? मतलब हमेशा 3 ही तो आएगा, चाहे एक्स की कोई भी वैल्यू रखो।
क्यों बच्चों? यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू रखोगे, वैल्यू f डैश x की 3 ही आनी है कि नहीं? क्लियर है सभी को? बोलिए। तो x की कोई भी रियल वैल्यू यहाँ पर रखोगे, f डैश x हमेशा 3 ही आएगा और 3 ग्रेटर देन 0 होता है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। प्रूफ हो गया। कोई डाउट किसी को? बोलिए। ओके। अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन है। अब जैसे अगला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, और बोला ये जा रहा है, इसमें दो पार्ट है कि प्रूफ करो कि ये ओपन 0 से पाई बाई 2 पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और पाई बाई 2 से पाई पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। 0 से पाई बाई 2 पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और पाई बाई 2 से पाई पर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो ये फंक्शन है साइन एक्स। ग्राफ तो हम लोग देख चुके हैं, जरूरी नहीं है हर फंक्शन का आप ग्राफ प्लॉट कर ही सको, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट आया बच्चों इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का। अगर ग्राफ से ही सबको देखना था तो और ग्राफ आपको बनाना इतना आसान होता तो फिर ये कॉन्सेप्ट की जरूरत ही नहीं थी ये डेरिवेटिव करने की। आप सीधा ग्राफ प्लॉट करते, बता देते कि इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। फिलहाल यहाँ से एफ डैश एक्स निकालिए, क्या आएगा? कॉस एक्स। अब पहले इस केस के लिए करते हैं। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2, ओपन 0 से पाई बाई 2 है। ये बताइए x की वैल्यू अगर आप 0 से पाई बाई 2 के बीच में कोई भी रखोगे, तो ये जो cos का फंक्शन लिखा हुआ, ये क्या है? cos x है। यहाँ पे आप कोई भी x की वैल्यू रखो जो 0 से बड़ी हो, 90 से छोटी हो, तो ये जो RHS आप देख रहे हो, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा कि नहीं? बताइए। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x कैसा फंक्शन होता है? नेगेटिव होता है, सॉरी पॉजिटिव होता है। तो 0 से 90 के बीच में कोई भी एंगल यहाँ पे रखोगे, f डैश x हमेशा क्या आएगा? ग्रेटर देन 0 आएगा। देखो ये ओपन इंटरवल है, पाई बाई 2 हम ले नहीं सकते और इसलिए यहाँ पे इक्वेलिटी 0 आएगी नहीं, इसलिए ये हमेशा ग्रेटर देन ही 0 रहेगा। तो इसलिए फंक्शन को हम क्या कहेंगे? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मतलब ये फंक्शन इस इंटरवल पे क्या होगा बच्चों? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा कि नहीं? अब इसी तरह बोला जा रहा है इस पे शो करिए, पाई बाई 2 से पाई पर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। एफ डैश एक्स तो यही है। अब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू पाई बाई 2 टू पाई, यानी 90 से 180 के बीच में यहाँ पर एक्स की वैल्यू रखो। 90 डिग्री से ज्यादा, 180 डिग्री से कम, क्योंकि इंटरवल ओपन है। तो बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में cos x पॉजिटिव होता है या निगेटिव? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एफ डैश एक्स हमेशा क्या आएगा? लेस देन 0 आएगा। एक्स की वैल्यू आप कोई भी रखोगे पाई बाई 2 से पाई के बीच में, एफ डैश एक्स हमेशा क्या आएगा? लेस देन 0 आएगा। इसलिए यहाँ पर इस इंटरवल पे फंक्शन क्या हो गया बच्चों? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इस इंटरवल पे फंक्शन क्या हो गया? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। समझ में आया? क्यों बच्चों? तो आप लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सब लगाइएगा, कल जो भी प्रॉब्लम्स होगी इस पे, इस एक्सरसाइज पे, उसको डिस्कस करेंगे।